गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग इससे पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक्सटेंट और जुरिस्डिक्शन को। तो जो पहली बात हम लोग थोड़ा उसको कंक्लूड कर लें पहले, और उसके बाद हम लोग फिर नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है उसमें जो हम लोगों ने जो ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस का इंप्रेशन क्या है कि दो चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि मोटे तौर पर एक ब्रॉडली अगर एक क्लासिफिकेशन किया जाए कि किस तरह से ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की जाती है, बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं यहां पर। अगर मैं कहूं कि बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को अगर हम कहें बेसिस ऑफ, BASES ही है, BASIS मत समझिएगा क्योंकि ये प्लूरल है। BASES बेसिस ये प्लूरल होता है, BASIS बेसिस सिंगुलर होता है। बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, अगर मैं कहूं बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर, चाहे वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो, उसमें कंसर्न से ही होते हैं। पहली चीज है टेरिटरी और दूसरी चीज है नेशनैलिटी। अब ये भी हो सकता है कि अपने नेशनल को बचाने के लिए भी किया जा सकता है और अपने नेशनल को किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए भी, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेशनल्स को ही सब्जेक्ट किया जाए ज्यूरिसडिक्शन के। अगर आपके नेशनल के अगेंस्ट किसी और कंट्री में कुछ हुआ है तो उसको भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लॉज बनाते हैं। तो इस पर सॉवरेनिटी एक सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्यों होती है, क्योंकि आप एक सॉवरेन कंट्री है। तो एक सॉवरेन को किसी भी हद तक लॉ बनाने का अधिकार है। सॉवरेन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी अदर सॉवरेन। आपने पढ़ा होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी इतना। तो खैर वहां क्रिमिनल लॉ में हम इतनी ज्यूरिस्प्रूडेंस डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस देख सकते हैं। हर कंट्री के लॉज थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई लॉ लीगल बेसिस नहीं है ज्यूरिसडिक्शन की, लेकिन चूंकि आप सॉवरेन कंट्री हैं इसलिए आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू एक्सटेंड योर ज्यूरिसडिक्शन टू एनी एक्सटेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है कि आपके पास लॉज हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट में उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन की बात हो सकती है कि हम एट द वेरी बिगिनिंग वी कैन टॉक अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन कि हाँ हमारा ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, कहां तक होगा, कैसे लोगों को हम अपने ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ पर कैसे लोगों के अगेंस्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे क्राइम्स या कैसे ऑफेंसेस के लिए हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ऑफेंसेस कहाँ अगर टेक प्लेस होते हैं, कहाँ किस जगह पर एक्चुअली कमिट किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग हम ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। जब टेरिटरी की बात करें, आप सेक्शन 3 की बात अगर आप करते हैं, यहां आप देखें तो अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब यहां पर ये जो सबसे बड़ी चीज है कमिटेड बियॉन्ड, अब कमिटेड इन इंडिया भी ज्यूरिसडिक्शन में आता है और कमिटेड बियॉन्ड, तो बियॉन्ड की जब बात होगी तो वहां पर हम दूसरे बेसिस भी लाते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन। जैसा मैंने कहा कि एक कनेक्शन हो सकता है कि इंडियंस they are victim of any crime in any other jurisdiction, they are not going to give him any you can say relief. There is no remedy available to that particular person. Even he may be there for a small trip, for a very short period. उस केस में उस इंसान को जो विक्टिम है उसको कोई जस्टिस नहीं मिल सकती है। तो आप अपने नेशनल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक बेसिस हो सकती है। कभी कभी आपके नेशनल्स हैं, आप चाहते हैं आपके नेशनल कहीं कोई क्राइम कमिट ना करें, तो अगर वो किसी और कंट्री में जाकर के क्राइम कमिट कर रहा है आप ही के कंट्रीमैन के अगेंस्ट या किसी और कंट्रीमैन के अगेंस्ट, आप चाहते हैं कि इवन वैसे जो एक्ट्स हैं दोज एक्ट्स मस्ट आल्सो बी सब्जेक्टेड टू योर ज्यूरिसडिक्शन। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। हाँ ये सबसे पहले याद रखना है कि सॉवरेन को अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने की
अनलिमिटेड पावर होती है कि वो किसी भी हद तक, किसी भी एक्सटेंट तक अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ जो ये बियॉन्ड है, क्योंकि ये टेरिटरी के बियॉन्ड की बात है, तो टेरिटरी के बियॉन्ड बहुत सारे और बेसिस हो सकते हैं वहां पर। वो जरूरी नहीं है कि वो बेसिस, क्योंकि टेरिटरी जब नहीं है तो फिर और कुछ और बेसिस तो होने जरूरी है कि या तो नेशनल होगा, नेशनल के अगेंस्ट होगा, या नेशनल खुद कमिट कर रहा है, या बहुत सारी चीजें हो सकती है, या कोई और फॉरेनर कमिट कर रहा है वहां पर कुछ भी, या कोई भी पर्टिकुलर एक्ट वहां हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज इंस्यू हो रहे हैं इंडियंस के अगेंस्ट, या इंडिया में किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, पर्सनल या कह सकते हैं कि प्रोप्राइटल, किसी भी तरह की कॉन्सिक्वेंस, किसी भी तरह का इंपैक्ट अफेक्ट उसका हो सकता है। तो वैसे केसेस में हम उन सारे क्राइम्स को या ऑफेंसेस को आईपीसी के अंदर ज्यूरिसडिक्शन में शामिल करते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोविजन है इसमें ये बियॉन्ड है। तो आप मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि और यहाँ ये सारी चीजें आप देखेंगे कि जो एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है इसमें वो सारी बेसिस हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड बाय, तो यहाँ नेशनैलिटी बेसिस क्या है, यहाँ पर नेशनैलिटी एक बेसिस है। यहां पर नेशनैलिटी एक बेसिस है। ये जो बेसिस है क्या है, नेशनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर यहां पर, तो एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया विच एवर इट मे बी। यहां पर फिर टेरिटोरियलिटी है, क्योंकि टेरिटरी जब जैसे ही शिप और एयरक्राफ्ट की बात हम करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिवली वो आपकी टेरिटरी का पार्ट होता है, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ योर टेरिटरी। तो यहां पर टेरिटोरियल बेसिस है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस, हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दीजिए कि यहां पर बेसिस क्या है, या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि ये जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, what the principle behind this extraterritoriality, territoriality, nationality. So the appropriate option you can then understand and accordingly you can identify the appropriate option. So ये एक बात हो सकती है। तीसरी, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource in India, यहां पर फिर क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, ना नेशनैलिटी है ना टेरिटरी है, टेरिटरी में सिर्फ कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि अनलिमिटेड है, वो डिपेंड करता है कि सॉवरेन अपने ज्यूरिसडिक्शन को कहां तक ले जाता है वो, और इसके बियॉन्ड बात हो सकती है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन हो, तो फिर वो दो कंट्रीज आपस में जो भी उनके बीच एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे वो एक्स्ट्राडिशन की रिगार्डिंग हो या फिर उस तरह के ऑफेंस की रिगार्डिंग हो सकता है कि दोनों कंट्री आपस में कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में भी ये कहा जाता है कि कंट्रीज जो हैं, जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, जो सॉवरेन स्टेट है, स्टेट की सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सॉवरेनिटी है। तो जैसे ही कोई स्टेट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन अनलिमिटेड होगी। तो ये सारी चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है, नेशनैलिटी और टेरिटोरियलिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं इस तरह से कि the word offense includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code। यानी ज्यादा इंफेसिस है कि जितने भी हमने ऑफेंसेस इस पर्टिकुलर कोड में इंक्लूड किए हैं, जितने भी ऑफेंसेस हमने डिफाइन किए हैं, जो हमारी पॉलिसी है कि थ्रू आईपीसी वी वांट टू डिस्करेज दीज सॉर्ट ऑफ ऑफेंसेस, वो सारे ऑफेंसेस किसी भी तरह से होते हैं, चाहे बाहर होते हैं, इंडिया में कॉन्सिक्वेंस होता है, चाहे इंडियन कहीं भी करता हो, इंडियन नेशनल कहीं भी परपेट्रेट करता हो, तो वो सारे लोग उसमें सब्जुगेट होंगे। तो इस तरह से हमने ओवरऑल जो पॉलिसी है, आईपीसी की जो स्कीम है, उसमें इस प्रिंसिपल को इस पॉलिसी के साथ हमने इनकॉर्पोरेट किया है। तो जो ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसी है, लॉ है क्या, ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसी, और कह सकते हैं पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना। तो पॉलिसी अल्टीमेटली जो है एक नैरोअर फॉर्म में लॉ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। पॉलिसी और बड़ी चीज होती है और कह सकते हैं कि ब्रॉडर होती है, और लॉ उससे ज्यादा कह सकते हैं कि कुछ लॉज, क्योंकि पूरी पॉलिसी के लिए हो सकता है सारे लॉज ना बनाए, कोई पर्टिकुलर लॉ है तो पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट, पॉलिसी का कोई एस्पेक्ट है
या पॉलिसी को फर्दर करने के लिए ओवरऑल हम सारी चीजों को मिलाकर एक ही लॉ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉ कह सकते हैं कि वो पॉलिसी की अपेक्षा हो सकता है कि नैरोअर हो, उसका जो ओवरऑल एक्सपेंस है, बट स्टिल पॉलिसी ही ट्रांसलेट होती है लॉ में, क्योंकि पहले पॉलिसी फ्रेम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके जो भी लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर है, वो लॉ बनाती है। और इसलिए देखिए ज्यूरिसडिक्शन की जब बात आती है एक्सटेंट की, तो सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब ऐसा नहीं कि ये आईपीसी एग्जॉस्टिव तो है नहीं, तो बहुत सारे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। क्योंकि लॉ एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता है, तो कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उनको छोड़ दिया गया है कि वहां ये अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ कुछ ऐसा है तो बिल्कुल, क्योंकि ऐसे भी कोई बात एग्जॉस्टिव हो नहीं सकती। हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा होता है कि नहीं दिस लॉ इज एग्जॉस्टिव, तो फिर इसके बियॉन्ड किसी ऑफेंस को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, आईपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो चलिए खैर ठीक है, तो ये एक पूरी बात हुई ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कि नेशनैलिटी और टेरिटोरियलिटी दो बेसिस होती है टेरिटरी और नेशनैलिटी की, और कहीं कहीं उससे हम थोड़ा डिविएट भी करते हैं। चाहे नेशनल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लॉ बना सकते हैं, लेकिन हाँ आईपीसी में किस तरह से चीजें हैं वो अलग बात है। हाँ, ये एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है कि सॉवरेन कहीं तक भी लॉ बना सकता है, अपने ज्यूरिसडिक्शन को किसी भी एक्सटेंट तक अप्लाई कर सकता है। आईपीसी में जिस तरह से ये चीज रिफ्लेक्ट होती है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम आते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन पर, जो आप जानते हैं कि जो कि डेफिनेशन सेक्शन है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आप जानते हैं कि अब हमारे पास बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, आने वाली है, आ चुकी है मतलब इन द पाइपलाइन है वो, और बहुत जल्द 1 जुलाई को इन्फोर्स में आ जाएगा, जैसा कि अभी तक नोटिफाई किया गया है कि 1 जुलाई से वो इन्फोर्स हो जाएगा। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आईपीसी रिलेवेंट हो रहा है, अभी भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें आईपीसी सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि बीएनएस के आते ही बिल्कुल सिलेबस में कोई बड़ा चेंज हो जाएगा, वो बहुत फर्दर मुझे लगता है 2-3 साल तो कम से कम उसमें लगने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी बहुत मामूली बदलाव हैं, आप कह सकते हैं कि कुछ सेक्शंस, एक आध प्रोविजंस को हटाया गया है, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो इंटैक्ट है। जैसे आप कहें कि अगर मर्डर है या कल्पल होमिसाइड, उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसे क्राइम्स हैं कि ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सदियों से या थ्रू आउट द ग्लोब कह सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में आप देखेंगे तो उसी तरह के क्राइम्स हैं, उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, वो फंडामेंटल कभी चेंज नहीं हो सकता है क्रिमिनल लॉ का। खैर, तो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली हर एक्ट में, हर स्टैट्यूट में जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, लेकिन जो हमारी आईपीसी है इसमें डेफिनेशन जो जनरल एक्सप्लेनेशंस है वो बहुत अलग अलग सेक्शंस में दिए गए थे, चैप्टर ही उसके लिए डेडिकेटेड था, तो हम उसको देखते हैं। तो पहले सेक्शन से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल प्लेन रीडिंग थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन कुछ डेफिनेशंस को जितना आज की क्लास में हो पाएगा हम करेंगे, और उसके बाद ठीक है जो ब्रॉडर चीजें हैं, जो ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करें और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसे डेफिनेशंस भी हैं जो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि मतलब खासकर जो मेन एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ क्राइम है, उसके लिए उस तरह के डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसके लिए स्पेशल क्लास डेडिकेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम एक ओवरव्यू की तरह सारे डेफिनेशंस को करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे सर्टेनली वो सारे जो डेफिनेशंस हैं उसके लिए स्पेशल क्लासेस, मुझे लगता है कि इन आइसोलेशन उसको एक कंप्लीट क्लास डेडिकेट करना होगा। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो चैप्टर 2 है, और जो पहला सेक्शन है वो ये बता रहे हैं कि डेफिनेशन की जनरलिटी की। अब डिफाइन क्यों करते हैं, पहली बात है कि
हम यहाँ पर सबसे पहले जो दो चैप्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शन, दोनों की जो मतलब कह सकते हैं टाइटल है वो क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शंस, ये दो चैप्टर्स हैं। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस और जनरल एक्सेप्शंस दोनों जनरल क्यों हैं, क्योंकि वो जनरली अप्लाई होंगे थ्रू आउट द आईपीसी, जितने भी कहीं भी अगर इसमें जो डेफिनेशंस हैं, अगर पर्सन है या मैन है, वुमन है या कुछ भी है, नंबर है, जेंडर है, इस तरह की जितने भी डेफिनेशंस हैं, या लाइफ है या फिर डिसऑनेस्टली है, फ्रॉडुलेंटली है या गुड फेथ है, इस तरह की जितने डेफिनेशंस हैं उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो सारे डेफिनेशंस जो हैं यहाँ पर इसलिए एक चैप्टर में सारे डेफिनेशंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और वो डेफिनेशंस थ्रू आउट द आईपीसी एक ही तरह से अप्लाई होंगे। तो और इसलिए जो पहला स्टिपुलेशन है, आप देख सकते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर में, वो क्या है, सेक्शन 6 की डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। अब ये सिर्फ टाइटल है, उसके बाद आप देखेंगे कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। ये डेफिनेशन भी जनरल हैं और ये सारे डेफिनेशन जो हैं जनरल एक्सेप्शन के सब्जेक्टेड हैं, यानी ये सारे डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शन के साथ ही आप इसको रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसी तरह ये अप्लाई होंगे। यानी जनरल एक्सेप्शन जो है वो हर जगह अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन है न कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। अब इसके इलस्ट्रेशंस भी हम देखते हैं कि द सेक्शंस इन दिस कोड which contain definitions of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। तो child under 7 years of age cannot commit such offenses, ये किसी भी ऑफेंस में कहा नहीं गया है, बट द डेफिनेशंस आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस व्हिच प्रोवाइड दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। इसका मतलब क्या है कि मर्डर में भी नहीं कहा गया अलग से, या थेफ्ट में नहीं कहा जा रहा है बिल्कुल अलग से, स्पेसिफिकली ये एक्सेप्शन वहां पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा, ना अपेंड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोविजन में कि थेफ्ट जो है एक 7 साल से कम उम्र का एक बच्चा करता है तो वो थेफ्ट नहीं है, या मर्डर अगर 7 साल से कम उम्र का एक बच्चा करता है तो वो मर्डर नहीं है। तो ये जनरल चीज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंस। अगर ये जनरली कह दिया गया कि 7 ईयर्स से कम का बच्चा ही कैन नॉट इंटरटेन द रिक्वायर्ड इंटेंशन, द रिक्वायर्ड मेंटल एलिमेंट टू कमिट अ क्राइम, तो वो हर जगह वैसा ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई ऑफेंस हो, चाहे वो सेडिशन हो, चाहे वो थेफ्ट हो, मर्डर हो, डकैती हो, या कोई भी ऑफेंस हो। Second, a police officer without warrant apprehends child who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Jad, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it। अभी आप जानते हैं जनरल एक्सेप्शन में आप पढ़ेंगे कि जस्टिफाइड बाय लॉ, या तो जस्टिफाइड होता है कोई एक्ट इसलिए एक्सेप्शन में है, या नहीं तो एक्सक्यूज्ड है किसी अदर रीजन से। यहाँ क्या है कि चूंकि लॉ, ही इज लॉ अबाइडिंग, ही इज ऑब्लिगेटेड बाय लॉ, दिस इज हिज ड्यूटी टू डू दैट, एंड फॉर दैट स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी this exception has been laid down in the IPC। तो ये दो इलस्ट्रेशन इस बात को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंसोलिडेट करता है, समझा रहा है कि हाँ इसका मतलब क्या है, कि जो भी जनरल एक्सेप्शंस हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ क्राइम, दोनों में क्या है, ठीक है वो चाइल्ड अगर अलग से भी ये डिफाइन नहीं है कि वो
कि चाइल्ड क्राइम नहीं कर सकता है, फिर भी चूंकि जनरल एक्सेप्शन में ये बात है कि चाइल्ड अंडर बिलो एज ऑफ 7 years कैन नॉट कमिट अ क्राइम, तो कोई भी क्राइम नहीं कर सकता। या पुलिस ऑफिसर अगर कन्फाइन कर रहा है, कुछ और भी कर रहा है, इफ ही इज you can say that justified by law, if he is doing that to perform his duty। हाँ, ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं, आपके जो लॉ रिक्वायर करता है उससे, उसको वो कहीं भी उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए अपनी ड्यूटी। तो अगर उस दायरे में वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी एक्सक्यूज्ड है। तो 6 जनरल है। Sense of expression once explained, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। ये तो नॉर्मली कहीं भी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ऐसे भी जनरल डेफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन का सेक्शन है, और आप जनरली डिफाइन कर रहे हैं, तो जनरली डिफाइन करने का मतलब ही है कि वो उसी सेंस को कैरी करेगा थ्रू आउट दी कोड। अब हम आते हैं कि स्पेसिफिकली जो डेफिनेशंस हैं, और ये आपको ध्यान रखना है ज्यादा, मुझे लगता है कि इंडेक्सिंग के पर्पज से भी, क्योंकि कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी होता क्या है कि कुछ नई चीजें इंक्लूड की जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली इंडेक्सिंग पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, क्योंकि अब हर जगह ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ऑब्लिक दे करके ही और सी लगाना है। and even some people actually remove transgender people, you can talk about, so for them you can use any other expression, he she it sort of, to neutralize the, you can say even the distinctive sex element. So that's why this has been given here, that he stands for everyone, even you can say the perpetrator of that particular offense, the offender can be a man or woman. So both, irrespective of that, we have to dispense with this task that everywhere in every provision, every section, you are using he, and then you are also specifying that yes, whether so he includes she as well. So to do away with that cumbersome task, for that to do away with that sort of a repetitive exercise, तो ही को ऐसा न्यूट्रल टर्म बनाया गया कि ही इंक्लूड्स शी एज वेल। एनी इट्स डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इट्स डेरिवेटिव जो भी है, जैसे ही है, हिम है, जो भी है, तो इस तरह जिस भी तरह से वो यूज हो रहा है, चाहे वो उसका केस जो भी है, ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है, जिस भी तरह से है, तो वो मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करेगा, और इवन इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करेगा। नंबर, अनलेस द 9 नंबर को 9 से आप याद रखिएगा हमेशा, 9 एंड n। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number। अब है क्या कि कहीं कहीं कुछ क्राइम्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत लोगों ने उसको परपेट्रेट, एक इंसान भी उसको परपेट्रेट कर सकता है, बहुत सारे लोग मिलकर भी कमिट कर सकते हैं वैसे ऑफेंस को। तो उस केस में ऐसा नहीं कि वहां आप अलग से स्पेसिफाई करेंगे कि थेफ्ट डन बाय सिंगल पर्सन, थेफ्ट एक्चुअली कमिटेड बाय मेनी पर्सन, सो व्हाटएवर। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो भी वहां फॉल करेगा, जिसने भी थेफ्ट के डेफिनेशन को, जो भी उसका एक्ट है, इफ दैट एक्ट and all you can say act satisfies all the ingredient of that particular provision, in that case he would be, or they would be, if there are many, more than one, they all will be treated equally. So that's why number has been defined in this way. Sometimes when plural numbers are there, sometimes we can say, because sometimes for some offense there has to be many people, even sometimes you can say like Dacoity, 5 members, some other things, riot, many things actually. So for, if the many people are required, or you can say because of circumstances, at least that is the ingredient of that particular offense, so that much number must be satisfied, that at least that
as many people as required by that particular section must be there, but there are any other provision as well where the term used or pronoun used is singular or plural. So hardly it makes any difference. So even if it's plural, any single individual, if singularity of perpetrator, or if it's singular, the singular pronoun, in that case plurality of perpetrator won't make any difference. तो ये चीज इसलिए नंबर यहाँ पर डिफाइन किया गया कि नंबर भी अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स, जब तक कि ऐसा कुछ बिल्कुल स्पेसिफिकली थ्रू स्टिपुलेशन या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नेचर ही है उस क्राइम का, या बहुत सारी चीजें बिल्कुल जब तक उस तरह की क्लैरिटी नहीं आती है या उस तरह का कुछ क्लैरिटी रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि नहीं ये सिंगल पर्सन के द्वारा ही ये क्राइम होगा तभी क्राइम होगा, या प्लूरल पर्सन प्लूरली यहाँ पर, या प्लूरलिटी ऑफ नंबर यहाँ पर जरूरी है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जब तक ऐसा नहीं है उस सारे केस में सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन या नंबर जो भी रिक्वायरमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो प्लूरल नंबर इंक्लूड सिंगुलर और जो सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर. मैन वुमन सेक्शन 10, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. The word man denotes a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age. यहाँ पर डिस्टिंक्शन की बात है. सबसे पहली बात यहाँ हमने देखा कि यहाँ इसको कंट्रास्ट करने की जरूरत है कि जेंडर में हमने देखा कि जेंडर में चूंकि ही की बात हो रही है तो ही इंक्लूड्स ऑल, लेकिन जहां पर स्पेसिफिकली हम मैन और वुमन यूज कर रहे हैं वहां इसका मतलब यही है जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रिवेलेंट मीनिंग है, depending on the fact that which is very inherent, very natural, that what is man or woman, everybody knows that. So depending on that, so here this is for distinction purpose, that man means human being, man denotes male human being and woman denotes female human being of any age here. So it's not that you must not be going by the grammar that child sort of terms. Child means child of any sex, but here man woman means even a child, if she is female then she is woman, and man if he is even an infant, in that case he would be treated as man, if in the definition section the term used is man or woman. Person, section 11. The word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not. अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है. आप जानते हैं कि नॉर्मली जो लीगल पर्सन होता है, जो पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है पर्सनालिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ है ही पर्सन के लिए. जब आप ड्यूटी और राइट्स की बात करेंगे तो किसकी ड्यूटी और राइट्स की बात होगी? नॉर्मली पर्सन की ही होती है, और पर्सन सबसे पहले नेचुरल पर्सन होता है और उसके बाद कुछ और चीजें हैं, या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, लीगली क्रिएटेड पर्सन हो सकता है जिसको हम पर्सन मान लेते हैं. नॉर्मली जनरली आप कहें तो या तो नेचुरल पर्सन पर्सन होता है या कुछ और चीजों पर हम पर्सनालिटी कॉन्फर करते हैं. जैसे इनकॉर्पोरेशन की बात है तो नॉर्मली कंपनी को पर्सन माना जाता है बहुत सारे पर्पस से, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं माना जाता है. एसोसिएशन ऑफ पर्संस को बहुत सारे मामलों में पर्सन नहीं, लीगल पर्सनालिटी उनको नहीं दी जाती है. जैसे आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी की जो सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है, सबसे बड़ा जो इंसिडेंट ऑफ पर्सनालिटी है वो क्या है? राइट टू स्यू एंड राइट टू बी स्यूड. लेकिन यहां पर जो डिस्टिंक्शन है इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये जो जनरल डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी है उससे डेविएशन है यहां पर. तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उस जनरल डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी से अगर आपने उसको अप्रोच कर लिया और क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आईपीसी, दैट व्हाट एग्जैक्टली डज पर्सन मीन अंडर आईपीसी, especially under section 11 the way it has been defined,
तो अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग हमें जाना है, क्योंकि आईपीसी में पर्सन डिफाइंड है, इसको जूरिस्प्रूडेंस की पर्सनालिटी से फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है कि वो प्रिंसिपल हो सकता है, इसको भी डिफाइन करने का बेसिस हो सकता है, पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक, क्योंकि मोटे तौर पर जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है उसी से कहीं ना कहीं, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ बहुत अलग कर देंगे, लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए हमें किस तरह से पर्सन को डिफाइन करना है जिससे हमारा जो पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट है वो हम रियलाइज कर पाए, वो अचीव कर पाए, तो उसके लिए यहां पर एक अलग डेफिनेशन, इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। तो ये वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसको हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड नहीं माना जाता है, या कोई सोसाइटी है, क्लब है, इस तरह की चीजें इनकॉर्पोरेटेड नहीं मानी जाती है। उसको जनरली हम लीगल पर्सनालिटी कॉन्फर नहीं करते हैं, उसको लीगल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन हम नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन सारे क्या होंगे? पर्सन होंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जो आपको अदरवाइज जो पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखे हों, अगर ऑलरेडी ऐसा ही था तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर इससे अदरवाइज कुछ था तो उससे इसको कॉन्ट्रास्ट कर लें कि जब आईपीसी की बात आएगी और पर्सन की बात आएगी तो हमारे लिए पर्सन की डेफिनेशन यही है कि कंपनी हो, एसोसिएशन हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, इनकॉर्पोरेट है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं पब्लिक की डेफिनेशन पर। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक मीन्स जनरल पब्लिक। तो पब्लिक में इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। यहां पर पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि यहां पर किसी तरह से पब्लिक को आप किसी रिलीजियस या किसी रेशियल या किसी कास्ट, कम्युनिटी, अदर बेसिस जो भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक, कल्चरल या ट्राइबल आइडेंटिटी, या किसी भी हद तक उसको उसमें ये नहीं करना है। उन सारे जो एलिमेंट्स हैं उससे इंडिपेंडेंट है पब्लिक का डेफिनेशन। एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, किसी भी तरह से वो कम्युनिटी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें कोई होमोजेनिटी हो रेस को लेकर या किसी रिलीजन को लेकर या कुछ भी। अगर वो पब्लिक है, मोर देन 1% कॉमन पब्लिक है, वो किसी भी तरह की कम्युनिटी है, वो एक गांव की कम्युनिटी हो सकती है, एक लोकेलिटी में बसी हुई कम्युनिटी हो सकती है, तो सारे लोग हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट। तो पब्लिक का मतलब होता है जनरल पब्लिक, आम जो लोग हैं। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेनर्स आपकी कंट्री में आ जाएं तो वो सारे लोग पब्लिक में इंक्लूड किए जाएंगे। यहां ऐसा नहीं लिखा गया है कि सिर्फ सिटीजन्स होंगे। तो जब ऐसी कोई चीज नहीं है तो हम डेफिनेशन को देखते वक्त हमेशा इस बात का कॉन्शियस रखेंगे कि आखिर ये डेफिनेशन कितना इंक्लूसिव है। क्या इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा है जो हमें कुछ इस तरह के एक्सेप्शंस को कॉन्शियसली रिटेन करने कहता है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ एनी कॉन्ट्रास्ट? तो ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो यहां कुछ भी ऐसा नहीं कि सिटीजन या नेशनल या कोई ऐसी चीज यहां पर नहीं है। तो पब्लिक कोई भी हो सकता है। अगर बहुत सारे लोग फॉरेनर्स आपकी कंट्री में आए और वो कहीं विजिट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कुछ होता है, और अगर नॉर्मली वो अकॉर्डिंग टू एनी प्रोविजन ऑफ योर, या मान लेते हैं किसी पर्पज से कि अगर कहते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस, अगर उन्हीं के अगेंस्ट कोई ऐसा न्यूसेंस होता है जहां वो कुछ ज्यादा नंबर में हैं, थोड़े स्टे कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज में इंडल्ज हैं, फॉर 1-2 day affairs they are there at any particular place for any purpose, so even they are being disturbed, there is any nuisance regarding
their enjoyment of any property, they are for the time being actually purchasing, enjoying anything whatever they are doing, in that case वो पब्लिक में फॉल करेंगे वो लोग। उसमें ऐसा नहीं कि उनको आप कहेंगे कि तो ऐसी सारी चीजें जहां पर इस तरह के डेफिनेशन नहीं, यू हैव टू बी वेरी ब्रॉडर इन योर conceptual framework, and साथ ही बड़ा इंक्लूसिव होना है, क्योंकि इस डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। क्लास इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ऐसा कोई क्वालिफायर यहां पर नहीं है उससे पहले, एनी कम्युनिटी, जनरल। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एक डेफिनेशन है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government। अब यहाँ गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन जितनी इंक्लूसिव है उसी हिसाब से सर्वेंट की डेफिनेशन इंक्लूसिव होगी। गवर्नमेंट मीन्स आप जानते हैं, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करते हैं तो स्टेट इंक्लूड्स इवन लोकल अथॉरिटी, सो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट की बात होती है तो कोई भी सर्वेंट अगर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है, अगर लोकल गवर्नेंस में भी है तो वो भी वहां पर फॉल करेगा। तो वर्ड, और इसमें क्या है खास करके, कॉन्टिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑथोरिटी होनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है कोई एजेंसी ही हो, तो ऑथोरिटी किसकी है? हो सकता है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने अपॉइंट, ऐसा कुछ नहीं यहां पे लिखा हुआ कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। इफ ऑथोरिटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए। एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी में अगर उसको एम्प्लॉय किया गया है तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होगा। ये रिपील किए जा चुके हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन ही गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया गया है। गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी यहां पर गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ऑफ अ स्टेट। तो यहां पर उसी लिहाज से हम इस डेफिनेशन को देखेंगे कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। यहां पर गवर्नमेंट की डेफिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बात अब नहीं रही है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये एक्सक्लूडिंग जो है अब हट गया है यहां से। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 से ये हट चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडिया मीन्स, नो, इंडिया मीन्स इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ J&K। जज, द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appeal against would be definitive। अब ये नहीं कि आपने, अगर जज को ये पावर है कि वो डेफिनेट जजमेंट दे सके, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में सिविल और क्रिमिनल, दो ही तरह की चीज हो सकती है, सिविल क्रिमिनल के बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता, जो क्रिमिनल नहीं है वो सारा कुछ सिविल है। तो डेफिनेटिव जजमेंट अगर कोई दे सकता है कोई पर्सन लीगल प्रोसीडिंग में तो वो जज है। इफ नॉट अपील अगेंस्ट, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर अपील नहीं किया जाता है तो वो डेफिनेट होता है। अपील तो स्वाभाविक है कि अपील तो आप कहीं भी जा सकते हैं, टू द सुप्रीम कोर्ट, वहां भी बहुत सारे जो अपीलेट हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत लंबा है,
तो वो अलग बात है कि अगर अपील नहीं किया गया है, अगर अपील नहीं किया जाता है तो उस केस में वो डेफिनेट जजमेंट होता है। तो ये तो ठीक है कि एक अलग से बहुत ही इसको थोड़ा कॉन्क्रिटाइज करने के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन जोड़ा गया है, लेकिन इसकी भी जरूरत बहुत नहीं लगती, क्योंकि जजमेंट मतलब जजमेंट है। अब ठीक है, अपील किया जाएगा तो आपके पास राइट है, यू कैन गो फॉर एन अपील। तो ठीक है कि वो जजमेंट हो सकता है कि क्वेश्चन कर दिया जाए, कुछ अलग जजमेंट आ जाए सुपीरियर कोर्ट से, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो जो भी अगर डेफिनेट जजमेंट होगा वो तो, और उसको देने वाला जो भी है वो जज है। हु इज वन of a body or person, which body of person is empowered by law to give such a judgment। अब body of person है या सिंगल पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले बेंचेस होते थे, तो बेंचेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं कि वो भी जज है। अब तो इस तरह की बात नहीं है, बेंचेस की बात होती है, बेंचेस भी जजमेंट देते हैं, लेकिन वहां हर जज उसको भी जजमेंट पहले की तरह तो बात है नहीं कि हमारे पास अब तो सिर्फ जज ही होते हैं। पहले जूरी का कॉन्सेप्ट होता था, अब जूरी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर कहीं ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा अपेंड कर दिया गया कि जजमेंट है और उसके अगेंस्ट अपील कर दिया गया हो, तो क्या वो जज होगा या नहीं होगा जिसने जजमेंट दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जजमेंट जो है वो डेफिनेटिव है। इसलिए इसको जजमेंट भी कहा गया। जजमेंट वर्ड में ही डेफिनेटिव होना इम्प्लिसिट है। यूं तो ऑर्डर अलग चीज है, जजमेंट अलग चीज है। जरूर नहीं, ऑर्डर देने वाला जज नहीं होगा, लेकिन जजमेंट करने वाला जरूर जज होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कहीं आ जाता है कि मतलब ये somebody is empowered to give or issue an order, whether he would be a judge according to section 19 of IPC, तो सीधा आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, एवरी पर्सन ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज ए जज बट ऑल्सो, ये तो जो ऑफिशियली डिजिग्नेट ही कर दिया तो फिर तो वो जज है, तब तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्योंकि पहले कहते हैं कि वो जज ही है तो फिर क्वेश्चन ही क्यों पूछा जाएगा। तो कोई पर्सन जो ऑर्डर इशू कर रहा है वो जज होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा अगर वो डिजिग्नेटेड नहीं है जज तो। लेकिन अगर वो एम्पावर्ड टू गिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल, और वो जजमेंट क्या है, डेफिनेटिव जजमेंट है, तो वो जज होगा। यही बात हमेशा हमें ध्यान रखना है। इस डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हो सकता है कहीं ऐसा कंफ्यूज करने वाली बात हो कि थोड़ी एनी क्वेश्चन में लीड टू एम्बिग्विटी, कि थोड़ी दुविधा दी जाए आपको कि आप फाइनली इस जिस तरह का जो पजल है उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस एस्पेक्ट पर खासकर इसको इलैबोरेट किया। तो इतनी सी बात यहाँ हो सकती है, इसके बियॉन्ड और कोई बात नहीं होगी। अब ये अलग बात है कि जज को अलग ढंग से डिफाइन करने की बात है ना, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आईपीसी में। अब जज की अलग डेफिनेशन हो सकता है कि जज की हम बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन कहीं रख दें, सीपीसी में रखते हैं, किसी और चीज में रख दें, तो हमारे पास उसका यहाँ जवाब नहीं है। यहाँ जवाब है कि अकॉर्डिंग टू आईपीसी व्हाट हु इज जज, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ओनली वी हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए इलस्ट्रेशन में बहुत क्लियर है कि कलेक्टर एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ दिस इज अ जज। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence, to fine or imprisonment with or without appear क्यों लिखते हैं फिर गलत है, is a judge। वो नहीं, विदाउट अपीयरेंस है वो, तो उस केस में तो ये एक जज होगा। यानी मजिस्ट्रेट अगर मजिस्ट्रियल पावर है उसके पास, और अगर किसी भी उसके पास एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने की ये है, और वो सेंटेंस कर सकता है, किसी को फाइन कर सकता है, इम्प्रिजन कर सकता है, ये सारी चीजें अगर हैं, क्योंकि ये सारी चीजें डेफिनेट जजमेंट के तौर पर ही हो सकती हैं, तो वो जज है। अब ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन से और क्लैरिटी दी गई है। मेंबर ऑफ पंचायत हु हैज पावर अंडर रेगुलेशन
7/1816 of the Madras Code to try and determine suits is a judge, definitive judgment। तो सारे लोग जज होंगे। इस तरह का कोई भी अगर आपके पास आ गया, उसमें अगर आपको ये बस लग रहा है कि ये लीगल प्रोसीडिंग है, लॉ अप्लाई होता है, वहां लॉ अप्लाई होता है, ये इसलिए लीगल प्रोसीडिंग किसको कहेंगे, जहां लॉ अप्लाई होता है। ये 3-4 चीजें यहां पे इसको मुझे लगता है कि आपको नोट करनी चाहिए। पहली चीज क्या है, या तो डेजिग्नेटेड ही होगा, या तो डेजिग्नेटेड होगा, डेजिग्नेटेड एज जज। दूसरी चीज, अगर डेजिग्नेटेड नहीं है लेकिन किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, यानी लीगल प्रोसीडिंग है, वहां पर लीगल प्रोसीडिंग है, उसमें क्या दे रहा है वो, डेफिनेट जजमेंट दे रहा है। किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, ये लीगल प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए, किसी भी तरह की, सिविल और क्रिमिनल, तो वो जज होगा। मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन, ये 3 चीजें खासकर ध्यान रखनी है अगर आप इंग्रेडिएंट वाइज इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो। मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. A magistrate exercises jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. Why? क्योंकि यहां पर इसको डेफिनेटिव जजमेंट नहीं माना जा रहा, कोई सेंटेंस नहीं किया जा रहा, और ये स्पेसिफाई किया गया, एक्सरसाइज ऑफ चार्ज ओनली ऑन विच ही हैज पावर ओनली, उसके पास पावर पहले से स्पेसिफाइड है। ये नहीं कि वो जज है, डेजिग्नेटेड है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस केस में क्या है कि उसके पास बस यही पावर है, ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट ए जज। व्हाई? तो सबसे पहली बात ये यहां पर ये इम्प्लिसिट है कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए किसी कोर्ट्स क्यों हमारे यहाँ हायरार्की क्यों है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर केस के लिए हम मानते हैं कि ये पर्टिकुलर जज जो है वो एलिजिबल नहीं है यहां पर जजमेंट देने के लिए। कैपेसिटी की बात होती है, ऑथोरिटी की बात होती है, नेचर ऑफ केसेस की बात होती है, मैच्योरिटी की बात होती है, तो इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए तो आप देखते हैं जब भी कि डेथ सेंटेंस कोई भी नहीं दे सकता, या पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्राइम जो है, ऑफेंस है, वो किस कोर्ट में ट्राई होगा। इवन डेथ सेंटेंस की बात भी करते तो उसको हाई कोर्ट ही कंफर्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैच्योरिटी लीगल एक्सपीरियंस के कारण। तो यहां पर अगर सिर्फ इतना ही पावर है कि कोई मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन तो एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज और ज्यूरिसडिक्शन कहां तक लिमिटेड है, किसी पर्टिकुलर केस में कमिट करने के लिए, ट्रायल के लिए कमिट कर सकता है किसी और कोर्ट को, तो वहां पर वो जज नहीं माना जाएगा उस काम के लिए, अगर वो सिर्फ यही कर रहा है तो। व्हाट हैपेंड? ओके, तो वहां पर वो जज नहीं माना जाएगा, तो इतना हमें ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर जो फाइनली अगर हम इस तरह से इसको एक एग्जॉस्टिव फ्रेमवर्क देना चाहें, एग्जॉस्टिवली इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि या तो वो जज के रूप में डेजिग्नेटेड है, या वो लीगल प्रोसीडिंग में एक्सरसाइज कर रहा है अपना ज्यूरिसडिक्शन, जो लीगल प्रोसीडिंग या तो क्रिमिनल है या सिविल है, और उसमें डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है। अगर डेफिनेट जजमेंट दे रहा है तो ये सारी चीजें, अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो वो जज माना जाएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 20। The words court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially।
तो कोर्ट ऑफ जस्टिस जहां पर भी, अब जुडिशियली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो आप देखेंगे एविडेंस एक्ट में, अब अदरवाइज भी जो जनरल डेफिनेशन बहुत सारी चीजों को रेफर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो एविडेंस एक्ट का है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन नॉर्मली कोर्ट माना जाता है कि जहां पर एविडेंस दिया जाता है वही कोर्ट है। अगर अदरवाइज कहीं भी जजमेंट हो रहा है तो वो कोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ कहा गया कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हम देखें यहाँ पर, empowered by law to act judicially alone। act judicially alone, act to act judicially as a body, act when such judge or body of judges is acting judicially। तो जहां पर या तो अलोन सिंगल पर्सन है और वो भी अगर जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, या अगर बॉडी ऑफ पर्सन है, कहीं भी ऐसा हो सकता है कि बॉडी ऑफ पर्सन आपने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया उस कोर्ट को कि यहाँ 3 लोग मिल, जैसे हम बेंचेस की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल जज है तो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और अगर 2 जजेस बेंच है, डिवीजन बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होगा। तो इस यहां पर इसलिए बताया गया कि जो सबसे पहली बात क्या है कि एक्सरसाइज क्या करना, जो भी फंक्शन है वो जुडिशियल फंक्शन है। तो जुडिशियली एक्ट जब कर रहा है कोई भी, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या सिंगल पर्सन है, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, इसमें भी ध्यान रखना है यही कि जुडिशियली, चाहे वो सिंगल पर्सन है, अगर कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो चाहे बॉडी ऑफ जजेस हैं या सिंगल जज बेंच है या सिंगल जज कोर्ट है, तो उस केस में अगर वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। अगर जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहा है, किसी और बेसिस पे वो, जैसे हम कह लें कि ट्रिब्यूनल, यहां पर इसको कॉन्ट्रास्ट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मली जो डेफिनेशन ऑफ कोर्ट है उसमें माना जाता है कोर्ट में एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन जो प्रोसीजरल और भी प्रोसीजरल जो डायमेंशंस हैं वो ट्रिब्यूनल में नहीं अप्लाई होते हैं। जो नॉर्मली हमारे पास सीआरपीसी, सीपीसी या एविडेंस एक्ट जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं वो ट्रिब्यूनल्स में अप्लाई नहीं होते हैं। ट्रिब्यूनल्स पॉलिसी को कंसीडर करता है नॉर्मली डिसीजन देने के लिए, जो कोर्ट्स होते हैं उसमें लॉ की बात होती है, और खासकर उसमें जो प्रोसीजरल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो लॉ अप्लाई किया जाएगा, इवन दैट वुड बी अप्लाइड in accordance with the procedure। So what will be the mechanism to apply that particular law will be there is a prescribed procedure for that, code for that। तो खैर जरूरी नहीं है कि हम उस तरह से सोचें, यहां पर जरूरी है कि हम इस सेक्शन 20 को देखें। तो हमारे यहाँ ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियली एक्ट करेगा, सिंगल है, डबल है, बहुत सारे लोग हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चाहे वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, बॉडी ऑफ जजेस है या सिंगल जज है, दोनों ही केस में अगर जुडिशियली एक्ट किया जा रहा है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यही कंक्लूड करें और फिर अगली क्लास में मिलते हैं रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।